नदी तंत्र देखा जाए, हेडिंग डाल दिया आप लोगों ने? हेडिंग डाल दिए? देखिए देखिए भाई, पूरे भारत नहीं बनाना है, इतना बनाना है। लेकिन सुन लो, यहाँ पर जगह काफ़ी होना चाहिए, यहाँ पर जगह मतलब बड़ा बनाना थोड़ा इंडिया। सुन लो मेरी बात। और यहाँ पर बना दो 2 झील, एक का नाम है राक्षस ताल, एक का नाम है मानसरोवर। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। ऑनलाइन वाले में ज़्यादा लोगों को कंप्लेन था कि ब्रह्मपुत्र मिल नहीं रहा है सर। आपके वीडियोज वगैरह जो डला हुआ है फेसबुक पर, यूट्यूब पर, वो वीडियो में ब्रह्मपुत्र नहीं मिल रहा है। जो लोग ब्रह्मपुत्र नहीं कर रहे थे, ऑनलाइन वाले बच्चे भी ध्यान से करेंगे। आज का जो चैप्टर है ब्रह्मपुत्र, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और काफ़ी टेक्निकल चैप्टर है। इसमें बहुत ज्ञान मिलने वाला आप लोगों को है, इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी प्रकार की चिंता हो तो उसे घर पे छोड़ाइएगा, यहाँ पर चिंता मुक्त होकर बैठिए। हो गया? यहाँ तक बनाइए। अपना देश का फोटो बनाने आना चाहिए ना। अपने देश से प्रेम है कि नहीं? और देश प्रेम किसको नहीं है? सबको है। तो जिससे प्रेम होता है उसका फोटो बनाने आना चाहिए। नहीं आता इसका मतलब प्रेम में कहीं ना कहीं खोट है। आप पाकिस्तान से प्रेम कर रहे हैं, अमेरिका से कर रहे हैं, जापान से कर रहे हैं, फोटो जिसका खराब हुआ सोच लो। इसलिए आज ही अगर फोटो खराब बन रहा है तो आज जा कर के लेना 50 रुपये से 2 रुपये का मैप आता है, उस पर पेंसिल चलाना, बार बार पेंसिल चलाना। हमारे गुरु हैं प्रोफेसर माजिद हुसैन, हम भी बहुत गलत मैप बनाते थे इंडिया का, बहुत आज भी गलत ही बनाता हूँ, उतना बढ़िया नहीं बना पाता। तो उन्होंने एक तरीका बताया कि उसमें 50 पैसे का सीट मिलता था, सादा वाला नहीं आता है, इंडिया के आउटलाइन बना हुआ। बोलो उस पर पेंसिल चलाते रहो, अपने आप 50 बार 100 बार चला लोगे ना तो इंडिया का मैप बनाना आ जाएगा। और वो सही तरीका है। जिनको इंडिया का मैप पूरा सीखना है बनाने, तो क्या करना पड़ेगा? पेंसिल खाली मैप पे चलाते रहिए। ना हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश दर्रा कहाँ है? हो गया? फोटो बन गए हैं सबका? हो गया भाई? अभी बना रहे पीछे। यहां पर एक ग्लेशियर है, रेड कलर का जो दिखाया हूं, क्या है? मानसरोवर के अंदर ही एक ग्लेशियर है। उसका नाम है सिंगी खंबाब हिमनद। सिंगी खंबाब ग्लेशियर। कोई बात नहीं, गर्म पानी पिया कीजिए, ठीक है? गर्म पानी, जब सर्दी का भी मौसम परिवर्तन है, पानी पी लो। पानी है? पानी किसी के पास? किसी के पास पानी रखे हो? दे दो इधर। थोड़ा सा ही काम चल जाएगा, गला साफ कर देगा ना कम से कम। मतलब आप लोग को हिदायत है, अभी जो चल रहा है मौसम, वो मौसम परिवर्तन का दौर है। ऐसे में बुखार सर्दी होना तय है। तो ऐसे में आप लोग केवल और केवल, कितना भी मन करे, गर्म पानी का ही पूरे दिन इस्तेमाल कीजिए। न हो तो थर्मस ले लीजिए जो गर्म पानी वाला है, क्लास भी आई तो लेकर आइए। और बासी खाना, ठंडा खाना बिल्कुल खाने से बचें, ठंडा तुरंत मार देगा।
और ठंडा मारा तो तकलीफ शरीर को तो होना है, पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो जाएगा उतना दिन तक। इसलिए एक थोड़ा नुकसान नहीं बीमारी में है। इसलिए भाई अपने आप को क्या कीजिए, सुरक्षित रखिए। स्वेटर चादर शाम होने के बाद थोड़ा 6-7 बजे के बाद पहन लिया कीजिए। सुबह में 7-8 बजे तक पहन सकते हैं, दिन में तो भी गर्मी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। रात को आप अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि एक बार बीमार पड़ने से दवाई का खर्चा है, शरीर का खर्चा है, पढ़ाई खर्चा खत्म हो जाएगा। तो गर्म पानी का सेवन करें। तो सिंगी खंबाब क्या है जी, ग्लेशियर। अरे सॉरी, ग्लेशियर का नाम गलत लिख दिया, आप भी काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करिएगा, ऐसा ऐसा नाम में कन्फ्यूजन हो जाता है। सिंगी खंबाब ग्लेशियर नहीं है, इस ग्लेशियर का नाम है, इस ग्लेशियर का नाम है चेमान युंग डुंग ग्लेशियर। चेमान युंग डुंग हिमनद, हिमनद चेमान युंग डुंग ग्लेशियर, अच्छा नाम है। सिंगी खंबाब भी ऐसा ही लग रहा था। सिंगी खंबाब नहीं बल्कि चेमान युंग डुंग है। ऐसा ऐसा नाम है कि अब वह कोई ऐसा होता ग्लेशियर जो सिंपल नाम होता। सुनो, सिंगी खंबाब ग्लेशियर से एक नदी निकलती है। सिंगी खंबाब ग्लेशियर से चेमान युंग डुंग ग्लेशियर से क्या होती है, मानसरोवर के चेमान युंग डुंग से, चेमान युंग डुंग ग्लेशियर से क्या निकलती है, एक नदी। उस नदी का नाम दिया जाता है तिब्बत में सांगपो, सांगपो या यारलुंग जांगबो, यारलुंग जांगबो, सांगपो। या जो नदी निकल रही है मानसरोवर से, मानसरोवर के कौन से ग्लेशियर से निकल रही है बच्चों, चेमान युंग डुंग ग्लेशियर से। उस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र नहीं है अभी, उस नदी का नाम अभी क्या है, सांगपो या यारलुंग जांगबो। सांगपो या यारलुंग जांगबो का मतलब तिब्बत में होता है पवित्र नदी। सांगपो का मतलब क्या होता है, पवित्र नदी। तिब्बत के लोग इस नदी को पवित्र मानते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया सांगपो। सांगपो का मतलब ही होता है पवित्र नदी, यानी ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या बोलते हैं, सांगपो। अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, थोड़ा जगह कम पड़ जा रहा है, सांगपो। या इसी का एक और नाम है यारलुंग जांगबो, यारलुंग जांगबो, सांगपो या यारलुंग जांगबो। सांगपो या यारलुंग जांगबो कौन सी नदी है भैया, यही ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसको तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, सांगपो या यारलुंग जांगबो। याद हो रहा है नहीं पर। एक नदी निकलती है राकसताल से, जो इस दर्रा से क्रॉस करती है। ये जो दर्रा है ना, पहाड़ों में जो आने जाने का रास्ता होता है उसे दर्रा बोलते हैं, पास बोलते हैं। पहाड़ों में आने जाने के रास्ते को क्या बोलते हैं, पास या दर्रा। सुना होगा आपने, नाथूला पास, जेलिपला पास, शिव किला पास, माना पास, नाम सुना होगा। उसी तरह हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है जिसका नाम है शिव किला दर्रा, जिसका नाम है शिव किला दर्रा, शिव किला दर्रा, यानी शिव किला पास, शिव किला पास। यानी कि यहाँ से एक नदी निकलती है, यहाँ से एक नदी निकलती है राकसताल से। इस नदी का नाम है सतलज नदी। क्या नाम है, सतलज नदी। सतलज नदी कहाँ से निकलती है, राकसताल से। और इंडिया में कौन से दर्रा से प्रवेश करती है, शिव किला दर्रा। पूछा जाए कि सतलज नदी भारत में किस पास से आती है, ये बात हम पहले भी आप लोग को बता चुके हैं, जब माउंटेन पढ़ा रहे थे। बताया था कि सतलज नदी, सामने में हिमालय है ना जी, सामने में हिमालय है, तो हिमालय को पार कहाँ से करेगा, दर्रा से। कौन से दर्रा से पार करेगा, शिव किला। सतलज एंटर इन इंडिया फ्रॉम शिव किला पास। सतलज भारत में शिव किला दर्रा से इंटर करती है। और निकलती कहाँ से, राक्षस ताल से। निकलती कहाँ से है, राक्षस ताल से। इतना तक समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत।
नहीं। अब आ गया स्टूडेंट्स, ये जो सतलज नदी है ना, ये एकाएक मुड़ती है वी शेप में, एकाएक मुड़ती है। कहाँ? वी शेप में मुड़ती है, ऐसे मुड़ती है और सीधे कहाँ आ जाती है? इंडिया में। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में निकलती है और तिब्बत में बहुत दूर तक बहती है। अब बहने के बाद ये अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर कौन सा राज्य है? इंडिया का यहाँ कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। सबको दिखाई दे रहा है ना, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया में किस राज्य में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ये नदी एकाएक मुड़ती है, अब मुड़ कर आती है अरुणाचल प्रदेश में, फिर आती है असम में, फिर कहाँ आती है? असम में, और फिर बांग्लादेश में एक जगह है धुबरी, बांग्लादेश में एक जगह है धुबरी, धुबरी एक प्लेस है, धुबरी एक जगह है, यहाँ से बांग्लादेश में आ जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से कहाँ आ जाती है? बांग्लादेश में आ जाती है। इस जगह का नाम है धुबरी। जगह का नाम क्या है? धुबरी। क्वेश्चन आ जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से बांग्लादेश में जाती है? धुबरी से नहीं, धुबरी के बाद। धुबरी इंडिया में ही है। पूछा जाए ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में कहाँ से एंटर करती है? धुबरी के बाद। ब्रह्मपुत्रा रिवर एंटर इन बांग्लादेश आफ्टर धुबरी, धुबरी के बाद। बांग्लादेश है भैया, बीडी का मतलब बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश कहाँ से करती है? धुबरी से। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में धुबरी से प्रवेश करती है। क्लियर है? यहाँ तक तो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रह्मपुत्रा एंटर इन बांग्लादेश आफ्टर धुबरी। क्लियर है? अब आइए, ब्रह्मपुत्र नदी एकाएक मुड़ती है। अब देखिए, कोई भी नदी दो तरीके से मुड़ती है, या तो यू शेप में मुड़ेगी या वी शेप में मुड़ेगी। गांव में अगर आपके नदी होगा, कभी आपने नदी से कोई नज़दीकी ताल्लुकात रखे होंगे। अब एक साल में एक आध बार घूमने चले गए नदी किनारे, तो वहाँ दिखाई नहीं देता, लेकिन आप नदी किनारे के ही आदमी हैं तो आपको समझ में आता है कि नदी में कहाँ ज़्यादा गहराई है। तो आपने देखा होगा गांव में, गांव की नदी में, कि नदी में सबसे ज़्यादा गहराई कहाँ पर है? नदी में सबसे अधिक जो गहराई है वो मोड़ पर है। जहाँ नदी मुड़ती है ना, वहाँ पानी ज़्यादा रहता है। जब नदी आपकी ऐसी हो कि बरसात में पानी ज़्यादा और गर्मी में एकदम से कम, तो स्नान कर पाइएगा आप? नहीं कर पाइएगा। तो हम लोग उस जगह को ढूंढते हैं जहाँ उस नदी में पानी ज़्यादा हो। तो कहाँ पर पानी ज़्यादा होता है? जहाँ मोड़ होता है। मोड़ के पास नदी की स्पीड बढ़ जाता है, जिससे वो कटाव ज़्यादा करती है। लेकिन यू शेप में भी रहेगी तो कटाव करेगी। लेकिन अगर नदी यू शेप में न रह के वी शेप में मुड़े, नदी यू शेप में न मुड़ के, क्या चल रहा है, वी शेप में मुड़े, नदी यू शेप में न मुड़ के क्या मुड़े? वी शेप में मुड़े, तो ज़्यादा कटाव करेगी। ऐसा लग रहा है आपको? हमारे कहने से नहीं। कौन में ज़्यादा नदी कटाव करेगी? ऐसे मुड़ेगी तो ज़्यादा कटाव करेगी कि ऐसे मुड़ेगी तो? एक नंबर वाला मोड़ में ज़्यादा कटाव होगा कि दो नंबर वाला? आप लोग को क्या लग रहा है? आप लोग को इधर मैंने तीखा मोड़ है ना जी, ये तीखा मोड़ है। नहीं बोलते यहाँ धीरे चले, आगे तीखा मोड़ है। गाड़ी चलाते तो क्या बोलता है? हाँ धीरे चले, यहाँ तीखा मोड़ है। तीखा मैंने तीव्र, मिर्ची थोड़ी ना वहाँ। तो भैया ये तीखा मोड़ है, तो यहाँ पर नदी की स्पीड ज़्यादा होगी, यहाँ कटाव ज़्यादा होगा। इस तरह के मोड़ को जब एकाएक कोई नदी मुड़ जाए वी शेप में, यू शेप में नहीं, वी शेप में, तो उस मोड़ को सिंटैक्सियल फोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सिंटैक्सियल फोल्ड। उस मोड़ को क्या बोलते हैं? सिंटैक्सियल फोल्ड। क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्या हिंदी में बोलेंगे? हिंदी और कठिन है। अक्ष संघीय मोड़, मैंने आपके लिए दोनों नया है। अक्ष संघीय मोड़, इस तरह के मोड़ को क्या बोलते हैं? सिंटैक्सियल फोल्ड। आप लोग जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी एकाएक मुड़ के अरुणाचल प्रदेश में आ रही है, इसका मतलब यहाँ कटाव ज़्यादा करेगी।
आपने सुना होगा कि पहाड़ों को नदियां काफी गहराई में काट देती है, जिसको हम लोग गॉर्ज बोलते हैं। ये सुना है आप लोगों ने? पहाड़ में नदियां गहरा गहरा खाई का निर्माण करते हैं काट काट करके। उस खाई को क्या बोलते हैं? गॉर्ज। पहाड़ों में नदियां गहरी खाई का निर्माण करती है, उसे क्या बोलते हैं? गॉर्ज। देखो भाई, पहाड़ में नदियां शुरुआत में वी आकार की घाटी बनाती है। क्या बनाती है? वी आकार की घाटी बनाती है। इसी घाटी को और गहरा कर देती है थोड़ा ज्यादा, तो उसको हम बोलते हैं गॉर्ज। क्या बोलते हैं? वी शेप वैली अंग्रेजी में, वी शेप वैली। गॉर्ज किसको बोलते हैं? जब वी से वैली और गहरा हो जाए तो उसी को क्या बोलते हैं? गॉर्ज। नदी इसको और गहरा कर दे, एकदम से पतला आई जैसा लगने लगे। कैसा लगने लगे? आई जैसा, तो उसको बोलते हैं कैनियन। क्या बोलते हैं? कैनियन। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नदी पहाड़ को, सुनो, नदी पहाड़ को शुरुआत में कम गहरा काटती है तो उसको क्या बोलेंगे? वी। बोलना भी है, वी आकार की घाटी। और नैरो काट दिया तो गॉर्ज, और नैरो काट दिया तो कैनियन। क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? कभी कभी नदियां, अच्छा उतारने में तो लोग माहिर हो, छाप लो भैया। उसका कोई नाम नहीं, नाम होता जरूर देते। पिंटू, बबलू, सोनू, मोनू कुछ बोलते। बनाइए बनाइए। हो गया। पहली नदी क्या बनाएगी? फिर क्या बनाएगी उसी में? फिर क्या बनाएगी? दुनिया के सबसे गहरा गॉर्ज, कैनियन। दुनिया का सबसे गहरा गॉर्ज, गॉर्ज है सिंधु नदी का गॉर्ज। लिख लो, इंडस गॉर्ज। दुनिया की सबसे गहरी गॉर्ज इंडस गॉर्ज, सिंधु नदी का गॉर्ज। दुनिया का सबसे गहरा गॉर्ज इंडस गॉर्ज। हो गया? क्लियर है? सिंधु गौर, इंडस गौर दुनिया का सबसे गहरा गौर है। इंडस रिवर कहाँ है? भारत में। सिंधु नदी कहाँ है? भारत पाकिस्तान दोनों में है। तो ये गौर्ज कहाँ बनता है? पीओके में। गौर्ज मतलब खाई, गहरी खड्ड। इसको गहरा खड्ड, इसको महाखड्ड। ऐसा नाम है कि क्या करिएगा। सुनो, ये जो सिंधु गौर्ज दुनिया की सबसे गहरी गौर्ज है, इसे बुंजी गौर्ज के नाम से भी जानते हैं। इंडस गौर्ज को हम लोग बुंजी गौर्ज के नाम से भी जानते हैं। इंडस गौर्ज को हम लोग बुंजी गौर्ज। दुनिया के सबसे गहरी गौर्ज इंडस गौर्ज। इंडस गौर्ज का दूसरा नाम क्या है? बुंजी गौर्ज। बुंजी गौर्ज। इंडस गौर्ज का दूसरा नाम क्या है? बुंजी गौर्ज। और बुंजी गौर्ज, इंडस गौर्ज जो है, ये दुनिया की सबसे गहरी गौर्ज है। कितनी गहराई है इसकी? 5200 मीटर, लगभग 5200 मीटर। दुनिया की सबसे गहरी गौर्ज कौन है? इंडस गौर्ज। इंडस गौर्ज यानी सिंधु गौर्ज, और दूसरा नाम उसका बुंजी गौर्ज। इसकी गहराई कितना? 5200 मीटर। इसकी गहराई कितनी है भैया? 5200 मीटर। और दुनिया की सबसे गहरी कैनियन, ग्रैंड कैनियन। लिख लो, कहाँ है भैया? अमेरिका में कोलोराडो नदी पर। दुनिया की सबसे गहरी कैनियन, डीपेस्ट कैनियन इन वर्ल्ड। दुनिया की सबसे गहरी कैनियन, डीपेस्ट कैनियन इन वर्ल्ड। डीपेस्ट कैनियन इन वर्ल्ड। दुनिया की सबसे गहरी कैनियन, डीपेस्ट कैनियन इन वर्ल्ड। कहाँ है भैया? यूएसए में। उसका नाम है ग्रैंड कैनियन। उसका नाम है ग्रैंड कैनियन। उसका नाम है ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन, दुनिया की सबसे गहरी कैनियन। देखो, ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड नहीं जानते? ग्रैंड फादर वाला ग्रैंड, कैनियन मैंने कैनियन। ग्रैंड कैनियन, दुनिया की सबसे गहरी कैनियन, ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन कहाँ है? यूएसए में, कोलोराडो नदी पर। यूएसए में किस नदी पर है?
कोलोराडो नदी, यूएसए में कोलोराडो रिवर किस नदी पर है जी? दुनिया की सबसे गहरी कैनियन ग्रैंड कैनियन, दुनिया की सबसे गहरी गॉर्ज इंडस गॉर्ज या बुंजी गॉर्ज है ना। ये सब गॉर्ज कौन बना रहे? नदियां। क्या कर रहे? काट काट करके। तो भैया नदियां पर्वतों के काफी गहराई में 5200 मीटर गहरा, 5000 मीटर, 3000 मीटर, 3500 मीटर, इतनी गहराई में पहाड़ को नदियां काट रही है। और वो भी पहाड़ कैसा है? मिट्टी से बना हुआ नहीं, ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ पहाड़ है। ग्रेटर हिमालय जिसको ब्रह्मपुत्र काट रही है, ग्रेटर हिमालय जिसको सिंधु काट रही है, उसका निर्माण हुआ है ग्रेनाइट पत्थर से जो काफी कठोर है। हाँ, उस चट्टान को 5000 मीटर गहरा काट दिया गया है, 3500 मीटर गहरा काट दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि पर्वतों में नदियों द्वारा बनाए गए गहरे गहरे गॉर्ज का सिर्फ एक कारण क्या होगा? सिंटैक्सियल फोल्ड। एक कारण क्या होगा? पर्वतों में इतनी गहराई में नदियां जो काट छाट कर दे रही है इतनी गहराई में, इसका एक कारण क्या है? सिंटैक्सियल फोल्ड। क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा तेज नदियां कहाँ चलेंगी? फोल्ड पर, मोड़ पर, और वहां काट छाट ज्यादा करेगी। तो एक कारण है। लेकिन 3500 और 4000 मीटर गहरा खाई, वो भी ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ पहाड़, सिर्फ एक कारण नहीं हो सकता। पर्वतों में इतने गहरे गहरे गॉर्ज के बनने के एक कारण सिंटैक्सियल फोल्ड है, लेकिन सिर्फ सिंटैक्सियल फोल्ड उसका कारण नहीं हो सकता, कोई और कारण है। वरना इतनी गहराई में पहाड़ को, मिट्टी के पहाड़ तो काट भी सकता है, ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ पहाड़ इतना गहराई में कैसे कोई काट सकता है? इसका कोई और कारण हो सकता है। तो इसका एक और कारण है, पर्वतों में नदियों द्वारा गहरा गहरा खाई बनाने का एक और कारण। एक कारण में क्या लिखेगा? सिंटैक्सियल फोल्ड। और दूसरा कारण देखो भाई, नदी दो प्रकार की होती है। एक नदी ऐसी जो पहाड़ के बनने से पहले भी बहती थी, माने पहाड़ नहीं था वहां, नदी थी, नदी सीनियर है पहाड़ से, तो क्या करेगी? रैगिंग लेगी। जो सीनियर तो क्या करता है? रैगिंग लेता है। बीटेक वाले कॉलेज में सुना होगा आपने, बीटेक उटेक में जो मेडिकल के कॉलेज होता है वहां पर क्या होता है? सीनियर रैगिंग लेते हैं। लड़का तो छोड़िए, गर्ल्स भी रैगिंग लेती है सब, है ना। तो भैया अब तो धीरे धीरे समाप्त हुआ है, उतना अब नहीं होता। पहले के ज़माने में बहुत रैगिंग चलता था, प्रणाम करो, गुड मॉर्निंग करो, नहीं तो पनिशमेंट मिल जाएगा, है ना। जो भी हो गलत था। लेकिन रैगिंग वाला सिस्टम, तुम सीनियर मतलब क्या? क्या तुमसे पढ़ने आए? क्या हम प्रोफेसर से पढ़ने आए? हम तुम्हारा सम्मान क्यों करें? अपने जो रैगिंग करता है ना, उस सिर्फ वो अपने माता पिता का भी सम्मान नहीं करता होगा। जो इतना सम्मान का भूखा है, या जीवन में किसी का सम्मान किया नहीं आज तक, ये तो इतना भूखा तो नहीं होता, किसी को गुड मॉर्निंग कहने के लिए पीट देगा या पनिशमेंट दे देगा। हाँ चलिए, जो भी हो। क्या लिखा भैया आपने? रैगिंग। नदियां क्या ले लेती है? रैगिंग। रैगिंग लेने का मतलब क्या? मारपीट होगा? नहीं। पहाड़ एक दिन में नहीं ना बनता भाई। पहाड़ का निर्माण एक दिन में होता है क्या? पहाड़ का निर्माण एक दिन में नहीं होता। ऐसा थोड़ा ना कि इनकम टैक्स गोलंबर पर प्लेन देखे गए थे और सुबह उठ के आए तो देख रहे कि माउंट एवरेस्ट बनकर तैयार है। ऐसा होता है क्या कि इनकम टैक्स के सामने प्लेन था सुबह शाम को और सवेरे आए तो माउंट एवरेस्ट बनकर तैयार है? पहाड़ दिन में बनता है? नहीं बनता। आप सुनते भी होंगे कि पहाड़ का ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ता है, सुन रहे होंगे कि माउंट एवरेस्ट की हाइट आज भी बढ़ रहा है। पहाड़ का निर्माण एक दिन में नहीं होता, एक एक इंच करके पहाड़ उठता गया होगा और हजारों साल में पहाड़ का निर्माण हुआ होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? तो नदी वहां पहले से बहती थी, पहाड़ वहां था नहीं, तो पहाड़ उठा होगा एक इंच, नदी उसे काट दी होगी, फिर उठा होगा, नदी काट दी होगी, उठा होगा, नदी काट दी। इस तरह से काटते काटते गहराई इतना ज्यादा हो जाता है। एक बार पहाड़ बन जाए और तब नदी काटना चाहे तो इतना काट नहीं सकती। पहाड़ उठता गया, नदी काटती गई, उठता गया, नदी करी भैया मैं सीनियर हूं, मैं जहां से बहती थी वहीं से बहूंगी, तुम्हें काट कर बहूंगी। इस तरह से नदियां क्या होती है? पहाड़ों को काट कर बहती है। कौन नदियां? जिनकी उत्पत्ति पहाड़ के बनने से पहले हुई है, लेकिन पहाड़ बन गया उसके बाद जिस नदी की उत्पत्ति हुई है वो नदी ऐसा काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि वहां पर कौन सीनियर हो गया? पहाड़। तो अब इस बार रैगिंग कौन लेगा? पहाड़। और बोलेगा कि जैसे जैसे मेरा स्लोप है वैसे बहो, माने हम जैसे बोलते हैं मेरे अकॉर्डिंग चलो। अकॉर्डिंग चलना मतलब स्लोप के अकॉर्डिंग चलना,
है ना। किसी को बोल दीजिए कि मेरे अकॉर्डिंग चलना है, तो क्या बोलना है, आप मेरे स्लोप के अकॉर्डिंग चलना, मैंने जिधर मेरा ढाल होगा तुम्हें वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा। यानी पहाड़ को फॉलो करके नदी चले, वो कौन नदी होगी, जिसकी उत्पत्ति पहाड़ के बनने के बाद, और जिसकी उत्पत्ति पहाड़ के बनने से पहले की है वो पहाड़ को फॉलो नहीं करेगी, वो काट के बहेगी। तो ऐसी नदियां जो पर्वत के बनने की पहले की है उसे बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर, पूर्ववर्ती नदी। पूर्ववर्ती नदी एंटीसीडेंट रिवर, जैसे सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये सब एंटीसीडेंट रिवर है, पूर्ववर्ती नदी है। और ऐसी नदियां जो पर्वत के बनने के बाद बनी, जैसे गंगा, यमुना, ये सब पर्वत के बनने के बाद की है, रावी, ब्यास, ये सब पर्वत के बनने के बाद की है। ये सब क्या हो गया, अनुवर्ती नदी। जो नदी पर्वतों के ढाल को फॉलो करके बहे, जो नदी पर्वतों के स्लोप को फॉलो करे, पर्वत के बाद उत्पत्ति जिसका हुआ है, वो सब अनुवर्ती नदी कहलाएगा, कंसिक्वेंट रिवर। और जो नदी पर्वत के बनने से पहले की है, जो पर्वत को काट कर बहेगी, उसे बोलेंगे पूर्ववर्ती नदी, है ना। एक बार पूछा क्वेश्चन पेपर में कि पूर्ववर्ती नदी कौन है, तो लड़का लोग पढ़ा नहीं था जो, उसने क्या लगा, पूरब की ओर बहने वाली नदी, आंसर लगा के चला आया। तो पूर्ववर्ती नदी किसको बोलेंगे, ऐसी नदियां जिसकी उत्पत्ति पर्वत के बनने से पहले हुई है। और ऐसी नदियां जो पर्वत के बनने के बाद हुई है उसे अनुवर्ती नदी कहते हैं, है ना। रिवर ओरिजिनेटेड बिफोर फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन इज नोन एज एंटीसीडेंट रिवर, एंड रिवर ओरिजिनेटेड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन इज नोन एज कंसिक्वेंट रिवर। याद रहेगा तो लिखिए, ना हो तो इस लाइन को लिख लो। देखिए रिवर हिंदी में लिखो पहले, ऐसी नदियां जो पर्वत के बनने से पहले की है, वह नदियां जो पर्वत के बनने से पहले की हो उसे पूर्ववर्ती नदी कहते हैं, उसे पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। अंग्रेजी में लिखो, द रिवर ओरिजिनेटेड बिफोर फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन, रिवर ओरिजिनेटेड बिफोर फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन, ये सब कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना है। बिफोर फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन इज नोन एज क्या, एंटीसीडेंट रिवर, एंटीसीडेंट रिवर, एंटीसीडेंट रिवर, एंटीसीडेंट रिवर। लिखो, ऐसी नदियां जो पर्वतों के बनने के बाद उत्पन्न हुई है, पहले नहीं बाद। ऐसी नदियां जो पर्वतों के बनने के बाद उत्पन्न हुई है, उसे अनुवर्ती नदी कहते हैं, उसे अनुवर्ती नदी कहते हैं। पर्वत के बनने के बाद बनी उसे क्या बोलते हैं, अनुवर्ती नदी। रिवर ओरिजिनेटेड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन इज नोन एज कंसिक्वेंट रिवर। हो गया। तो इसका मतलब गहरे गहरे गोर्ज बनने के लिए नदी को अनुवर्ती होना चाहिए कि पूर्ववर्ती? क्या अभी भी भुनभुना रहे हो? इतना बढ़िया से बता दिया तभी दिक्कत हो रहा है, पता नहीं। नदी को गहरा गहरा गोर्ज बनाने के लिए कंसिक्वेंट होना चाहिए कि एंटीसीडेंट? एंटीसीडेंट, तब न काट पाएगी, पूर्ववर्ती। इसका मतलब पर्वतों में गहरी गहरी खाई पाए जाने का कितना कारण? दो कारण, एक सिंटैक्सियल फोल्ड और दूसरा पूर्ववर्ती नदी यानी एंटीसीडेंट रिवर। क्लियर है ना? चलिए, हो गया? बात आया समझ में आप लोगों को? तो ये क्या हो गया, एंटीसीडेंट रिवर हो गया ब्रह्मपुत्र भी। तो क्या करेगी, इस कॉर्नर पे गहरी खाई का निर्माण करेगी। इस कॉर्नर पे क्या करेगी, गहरी खाई का निर्माण करेगी। क्या बनाएगी, गहरी खाई। इस खाई का नाम है, इस खाई का नाम है दिहांग गॉर्ज। दिहांग गॉर्ज
या इसी का नाम एक और है नामचा बरुआ गॉर्ज। नामचा बरुआ गॉर्ज ये कहाँ बनता है? अरुणाचल प्रदेश और चीन के बॉर्डर पे। आपको याद होगा हमने नामचा बरुआ पीक बताया था, तो नामचा बरुआ पीक के बगल में ही बनता है, इसीलिए इस गॉर्ज का नाम कुछ लोग क्या बोलते हैं? नामचा बरुआ गॉर्ज, या फिर इसका नाम दिहांग गॉर्ज। दिहांग गॉर्ज इसलिए नाम पड़ता है बच्चों, सुन लो थोड़ा ध्यान से, दिहांग गॉर्ज इसका नाम इसलिए पड़ता है क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में आने के बाद दिहांग के नाम से ही जानी जाती है। और इसका नाम नामचा बरुआ गॉर्ज क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर एक चोटी है पहाड़ की, नामचा बरुआ पीक है, उसी के बगल में बनता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया नामचा बरुआ गॉर्ज या दिहांग गॉर्ज। क्लियर है? अब आइए, इस नदी को क्या बोलते हैं भैया? इस नदी को दिहांग नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को क्या बोलते हैं? दिहांग नदी। आई नामचा बरुआ गॉर्ज कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश और चाइना के सीमा पर। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो कहाँ है। बन गया? पूछा जाए कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? सांगपो, यारलुंग जांगबो बोलना भी है ना। और अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? दिहांग। और उस गॉर्ज का नाम क्या है? चलिए, एक जगह है, इस जगह का नाम है पासीघाट। पासीघाट ये अरुणाचल प्रदेश में ही है। पासीघाट कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी पासीघाट तक रहती है, पासीघाट के बाद असम में आ जाती है। तो ब्रह्मपुत्र एंटर इन असम फ्रॉम या आफ्टर पासीघाट। देख लीजिए, ब्रह्मपुत्र नदी पासीघाट के बाद, ब्रह्मपुत्र नदी पासीघाट के बाद असम में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी पासीघाट के बाद उस वहां से नहीं, वहां तो अरुणाचल प्रदेश है। पासीघाट के बाद कहाँ आ जाती है? असम में। ब्रह्मपुत्र नदी पासीघाट के बाद कहाँ चली जाती है? असम में। पासीघाट के बाद कहाँ चली जाती है? पासीघाट से ही चली जाती है, सदिया है। हो गया? इस नदी का नाम देखो भैया पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र असम से। असम में आने के बाद इसका नाम क्या पड़ जाता है? आप लिख लीजिए ब्रह्मपुत्र, अब ब्रैकेट में असम जरूर दे दीजिए ताकि पता चले कि ब्रह्मपुत्र नदी को असम से क्या बोला जाता है? ब्रह्मपुत्र। थोड़ा तकलीफ होगा आप लोगों को, तो इस चित्र में इतना चीज शामिल हो जाएगा ना कि लिखने में दिक्कत होगा। महीन महीन लिखिएगा, क्या करिएगा। कुछ लोग तो कंजूसी के कारण इसको पन्ना के अंतिम हिस्सा में बनाए होंगे, तो उनका तो बाहर जाएगा, पानी बहेगा बाहर, पानी कॉपी से बाहर निकल जाएगा ना जी। इसलिए बोलता पूरा आगे पीछे एरिया लेके बनाइए, पानी कॉपी में रह जाए। हो गया? अरे कुछ ज्ञान बढ़ रहा है आप लोगों को। असम में एक जगह है, देखो जब जगह हम दिखाएंगे ना तो गोल घेर देंगे, उसको गोल घेर देंगे। व्हाइट से। इस जगह का नाम है सदिया। जगह का नाम क्या है? सदिया। सदिया एक्चुअली बताऊं कि सदिया के पास ही एक नदी बहती है, लोहित। पता है आपको? एक नदी है नॉर्थ ईस्ट में, एक रिवर है जिसका नाम है लोहित नदी। और लोहित नदी पर एक पुल बनाया गया हाल ही में, भारत के सबसे लंबा नदी में पुल। वाह वाह, गुड। भूपेन हजारिका ब्रिज। इसी पर यहाँ एक नदी है सदिया में, इस तो ब्रह्मपुत्र ही है, पर यहाँ एक नदी आके मिलती है सदिया में ही, ब्रह्मपुत्र से आके मिलती है, जिसका नाम है लोहित नदी। उस पर भारत का सबसे लंबा ब्रिज बनाया गया है, जो जोड़ता है ढोला को सदिया से। जो जोड़ता है किसको? सदिया शहर एक है, एक ढोला शहर है, दोनों असम में है। उन दोनों को कौन जोड़ता है? भूपेन हजारिका ब्रिज। आप नाम सुने होंगे,
एक बहुत बड़े संगीतकार हैं, गीतकार हैं नॉर्थ ईस्ट के, भूपेन हजारिका, उनको भारत रत्न भी दिया गया। प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख के साथ भूपेन हजारिका को भी क्या मिला है? भारत रत्न। अभी लेटेस्ट भारत रत्न तो यही तीनों को मिला है, उसके बाद कहाँ किसी को मिला है? प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका, याद रखिएगा इन तीनों को मिला था। भूपेन हजारिका बहुत बड़े सिंगर हैं, असम में चुनाव जीतना था तो एक बड़ा आदमी को क्या दे दिया जाए? भारत रत्न, ताकि वोटिंग वहाँ बढ़ जाए। सब वोटिंग पॉलिसी भी होती है। हालांकि बढ़िया गायक थे, बढ़िया संगीतकार थे। भूपेन हजारिका ब्रिज लिख लीजिए, ना हो तो ढोला से सदिया के बीच, ढोला जैसे पटना है ना, वैसे एक जगह है ढोला। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी, लोहित नदी पर, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी पर भूपेन हजारिका ब्रिज है। ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी लोहित नदी पर हिंदी में ही तो बोल रहे हैं। अच्छा, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी पर भूपेन हजारिका पुल है। भूपेन हजारिका पुल है जो ढोला को सदिया से जोड़ता है, जो ढोला को सदिया से जोड़ता है। अ ब्रिज फॉर्म्ड ऑन लोहित रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा कनेक्टेड बिटवीन ढोला टू सदिया। जो ढोला को, ये करंट अफेयर हो गया, ये क्या हो गया आपके लिए? करंट अफेयर। ढोला सदिया को जोड़ने वाले पुल का नाम क्या है? भूपेन हजारिका ब्रिज। कौन सी नदी पर है? लोहित नदी पर। लोहित किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र की। याद रहेगा। एक 5 है कि 02 है? 1.5, 9 किलोमीटर के आसपास। चले, अब देखो भाई, आपने सुना होगा NH, सुना है NH? अरे बच्चा NH सुने हो सब? NH1, NH2, NH3 सुना है? भारत का सबसे लंबा NH 44, पहले NH7 था। NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी, अब हो गया NH 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी। NH 44 भारत का सबसे लंबा NH 44, और सबसे छोटा NH 47A, NH 47A, NH 47A भारत का सबसे छोटा NH, और सबसे लंबा NH 44। याद हो गया। उसी तरह से जैसे जमीन पर होता है NH नेशनल हाईवे, उसी तरह से समुद्र नहीं, नदी में भी नाव से यातायात होता है और वहां पर वाटरवे घोषित किया जाता है। नेशनल हाईवे जैसे होता है वैसे नेशनल वाटरवे होता है। नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2, नेशनल वाटरवे 3, नेशनल वाटरवे 4, इस तरह से वाटरवे होता है। भारत के सबसे लंबा नेशनल वाटरवे, जैसे नेशनल हाईवे सबसे लंबा NH 44, वैसे ही सबसे लंबा नेशनल वाटरवे 1। नेशनल वाटरवे 1 भारत का सबसे लॉन्गेस्ट वाटरवे है। इलाहाबाद से हल्दिया के बीच गंगा नदी में, गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया के बीच भारत के सबसे लंबा नेशनल वाटरवे है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, नेशनल वाटरवे 1 इज द लॉन्गेस्ट वाटरवे ऑफ इंडिया, कनेक्टेड फ्रॉम इलाहाबाद टू हल्दिया इन गंगा रिवर। टोटल लेंथ इज 1620 किलोमीटर। टोटल लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर। सबसे लंबा नेशनल वाटरवे है कौन? इलाहाबाद टू हल्दिया गंगा नदी में लंबाई 1620 किलोमीटर। लेकिन नेशनल वाटरवे 2, नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र नदी में है, सदिया से धुबरी के बीच, सदिया से धुबरी के बीच। तो लिख लीजिए नेशनल वाटरवे 1 इलाहाबाद से हल्दिया, नेशनल वाटरवे 1। अब आ गया बात तो लिखिएगा ना, जब 2 लिखना है तो 1 तो लिखना ही पड़ेगा। नेशनल वाटरवे 1 इलाहाबाद से हल्दिया गंगा नदी में। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया के बीच गंगा नदी में। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 नेशनल वाटरवे 1 इज द लॉन्गेस्ट वाटरवे ऑफ इंडिया, कनेक्टेड फ्रॉम इलाहाबाद टू हल्दिया। टोटल लेंथ 1620 किलोमीटर। नोट कर लिए ना। लेकिन भारत राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 भारत के सबसे लंबी जलमार्ग है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 भारत की सबसे लंबी जलमार्ग है, जो गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया के बीच है, जो गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया के बीच है। 1620 किलोमीटर टोटल लेंथ है। 1620, 1620 किलोमीटर टोटल लेंथ है।
अरे जो यहाँ बना है ब्रह्मपुत्र नदी में कौन सा है? नेशनल वाटरवे 2। और ब्रह्मपुत्र नदी में कौन सा वाटरवे है जी? वो 2। नेशनल वाटरवे 2 सदिया से धुबरी। नेशनल वाटरवे 2 सदिया से धुबरी, सदिया से धुबरी। वाटरवे 2 सदिया से धुबरी। सदिया से धुबरी के बीच क्या है जी? नेशनल वाटरवे 2 सदिया से धुबरी। धुबरी कहाँ है? असम में। सदिया भी कहाँ है? ये दोनों असम में है, ये दोनों असम में है। 891 किलोमीटर से आसपास, 891 या 92 ऐसे कुछ एडजेक्टिव देख लीजिएगा आप लोग। 891 के आसपास है, लेकिन फिर भी चेक कर लीजिएगा। हो गया? हो गया यहाँ तक? अब आओ, अभी तक बांग्लादेश में नहीं हम लोग आए हैं। देखो भाई, ब्रह्मपुत्र नदी में सदिया के बाद एक नदी द्वीप है। एक क्या है भैया? आपको कल बताए थे हम, शुरुआत क्लास में, नदी की शुरू क्लास में आप लोग सभी थे, एक एक बच्चा था, बताया था कि नदियां द्वीप बनाती हैं। उत्तर भारत नदियां मिट्टी को जमा करके द्वीप बनाती हैं और दक्षिण भारत नदियां चट्टानों को काट कर द्वीप बनाती है। हम पढ़ाते जा रहे हैं, पीछे से गोल करते जा रहे हैं क्या आप लोग? हम लोग चेहरा से लगता है कि पीछे सब गोल हो रहा है। नदियां क्या बनाती है? मिट्टी के जमाव करके बनाती हैं द्वीप। रिवीजन करते चलिए, हमारी कोशिश होती है कि 90% से ऊपर याद करवा दे क्लास में आपको, अब बाकी 10% छोड़ दें आपके लिए। एक नज़र भी डाल लें 10-15-20 मिनट में, तब भी आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाए। हमारे लिए बस आधा घंटा आप निकालिए भूगोल के, मेरे लिए नहीं, भूगोल के लिए आधा घंटा निकालिए। भूगोल आपका कब हो जाएगा? जब आधा घंटा घर पे आप निकालेंगे, बस। इससे ज़्यादा हम नहीं मांग रहे। बाकी हिस्ट्री को दीजिए 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, गणित को दीजिए, सब विषय को दीजिए, लेकिन ज्योग्राफी को कितना दीजिए? मात्र आधा घंटा। और क्या बोलो, इतना भी नहीं दोगे तो क्या पढ़ाई है? सुनो, नदी में द्वीप बनती है एक, इसका नाम है माजुली। इसका नाम क्या है जी? माजुली नदी द्वीप। माजुली नदी द्वीप, माजुली रिवर आइलैंड, माजुली नदी द्वीप। पता है आपको, ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। वैसे द्वीप केवल पूछा जाए दुनिया की सबसे बड़ी तो ग्रीनलैंड। दुनिया की सबसे बड़ी आइलैंड बोलो, ग्रीनलैंड, पर वो समुद्र में है। नदी का सबसे बड़ा द्वीप पूछे तो माजुली। नदी में जितने भी आइलैंड है उनमें सबसे बड़ा माजुली। लेकिन 2016 तक लोगों का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम आपने सुना है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक रिकॉर्ड में 2016 तक सबसे बड़ा नदी द्वीप के नाम के रूप में कौन शामिल था? माजुली नहीं शामिल था, 16 तक शामिल था। अमेजन नदी में एक नदी द्वीप है डी माराजो। अमेजन नदी में एक नदी द्वीप है, उसका नाम है डी माराजो। डी माराजो, ये ब्राजील के अमेजन नदी में है। अमेजन नदी ब्राजील में है, अलग से लिखिएगा। ब्राजील के अमेजन नदी में डी माराजो द्वीप है, वहां मत लिखिएगा, डी माराजो द्वीप है, जिसको 2016 तक क्या मानता था लोग कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप यही है। कौन मानता था? गिनीज बुक वाले। बड़ा माजुली वालों को दुख लगता था, उसने कंप्लेन किया एक बार फिर से मेजर तो करिए। जब मेजरमेंट हुआ तो माजुली का ज़्यादा निकल गया एरिया, तो 2016 से गिनीज बुक में किसका नाम आ गया? माजुली का। और 16 तक किसका नाम था? डी माराजो का। डी माराजो द्वीप कहाँ है? अमेजन नदी में, ब्राजील में। वही अमेजन जहाँ अनाकोंडा सांप मिलता है। दुनिया की सबसे लंबा स्नैक, फिल्म में देखे होंगे आप लोग, अनाकोंडा 1, अनाकोंडा 2, ऐसा मूवी आया ना, पता नहीं कितना सीरीज है उसका, अनाकोंडा 1, 2। अनाकोंडा सांप कहाँ मिलता है? अमेजन बेसिन में। सबसे लंबा स्नैक अनाकोंडा, कितनी लंबाई? 10 मीटर। हो गया। लेकिन 2016 तक डी माराजो दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज था। टिल 2016 डी माराजो लिस्टेड इन गिनीज बुक ऑफ
world record as a largest river in world, but 2016 Majuli listed in Guinness Book of World Record as a largest river in world. कब से? 2016 से. लेकिन 2016 से पहले डिमाराजो था. 2016 से पहले अमेजन नदी का डिमाराजो द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप के रूप में शामिल था गिनीज बुक में. लेकिन 2016 से कौन शामिल हो गया? माजुली. 2016 से कौन शामिल हो गया? माजुली नदी द्वीप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया. हो गया? हो गया? क्लियर है ना? माजुली विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप अब हो गई है. अब सुनिए, माजुली वर्तमान में जब असम में बीजेपी की सरकार आई तो उसे बना दिया गया जिला. माजुली पूरा विधानसभा क्षेत्र था. इतना बड़ा द्वीप है कि माजुली पूरा क्या है? विधानसभा. उस दिन बताया था शायद मैंने. अब उसे क्या बना दिया गया? जिला. यानी असम का 35वां जिला बना. माजुली असम का कैवा जिला बना? 35वां. भारत का पहला द्वीपीय जिला. तो लिख लो एक लाइन. माजुली बिकम्स फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया. 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 माजुली भारत का पहला द्वीपीय जिला बना. माजुली भारत का पहला द्वीपीय जिला बना. लिखिए एंड 35th डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम. इसी में जोड़ लीजिए एंड 35th डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम. देखिए तथा असम का 35वां जिला बना. तथा असम का 35वां जिला बना. इसका मतलब दुनिया के सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन बनाती है? दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र. एक बात और जान जाओ, दुनिया में सबसे अधिक संख्या में भी नदी द्वीप कौन बनाती है? ब्रह्मपुत्र ही बनाती है. दुनिया में सबसे अधिक संख्या में भी नदी द्वीप कौन बनाती है? ब्रह्मपुत्र. बोले सर ऐसा क्या ब्रह्मपुत्र में है कि सबसे ज्यादा नदी द्वीप बनाती है? माजुली नहीं, और भी नदी द्वीप है इसमें कई सारा. क्यों बनाती है ऐसा? ऐसा क्या उसमें खूबी है कि दुनिया में सबसे ज्यादा नदी द्वीप कौन बनाती है? ब्रह्मपुत्र. ऐसी क्या खूबी है? नदी नहीं, पहाड़ी नहीं. नदी जहां मुड़ती है 90 डिग्री पे मुड़ती है. ये नदी जहां मुड़ती है कितने पे मुड़ती है? 90 डिग्री पे मुड़ती है. इसीलिए ये ज्यादा बनाती है नदी द्वीप. कैसे? 90 डिग्री मुड़ने से क्या मतलब है? समकोण पर राइट एंगल पर मुड़ने से क्या मतलब है? आप बाइक पे बैठिए. कई बाइक पे बैठे हैं? बैठे ही होंगे. इतना उम्र हुआ तो बाइक कौन सा बड़ा चीज है? हवाई जहाज पर बैठने थोड़ा ना बोल रहे हैं. बाइक पे बैठे होंगे. अब बाइक वाले को बोले कि स्पीड में चलाओ, एकदम अंतिम स्पीड 180. अब बिना बताए 90 डिग्री पर मुड़ जाना. बिना बताए एकाएक स्पीड बिना कम किए 90 डिग्री पर क्या हो जाना? मुड़ जाना. वो तो आदमी मुड़ी हो जाएगा. हो सकता है मुड़ जाए. आप ऐसे उठिएगा, रखा जाइएगा बगल में. या तो बेहोश रहिएगा, होश में भी रहिएगा तो चोट इतना गहरा होगा, वहां होगा कि बता नहीं सकते. ये क्या है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम नहीं, तृतीय नियम. प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ. फर्स्ट लॉ ना जी. इसका मतलब कि वो भी खत्म हो गया आपका. इसका मतलब वो भी गड़बड़ न हो गया जी. न्यूटन लॉ ऑफ मोशन भी भुला गए आप लोग. 10वां क्लास तक का जो पढ़ाई था वो भी सब खत्म है. तो भैया न्यूटन गति का प्रथम नियम लगेगा. मिट्टी काट के ब्रह्मपुत्र ला रही है, एकाएक मुड़ेगी. यहाँ पर मिट्टी नहीं मुड़ पाएगी. जमा मिट्टी, जमा मिट्टी, जमा मिट्टी, जमा मिट्टी, जमा. इस तरह से ब्रह्मपुत्र में दुनिया में सबसे ज्यादा नदी द्वीप मिलता है. क्यों? समझ में आया? तो लिख लो. ब्रह्मपुत्र फॉर्म्स मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवर आइलैंड इन वर्ल्ड ड्यू टू रिवर बेंड एट राइट एंगल. लिखिए ब्रह्मपुत्र नदी विश्व में सबसे अधिक संख्या में नदी द्वीप का निर्माण करती है. ब्रह्मपुत्र नदी विश्व में सबसे अधिक संख्या में नदी द्वीप का निर्माण करती है. ब्रह्मपुत्र नदी विश्व में सबसे अधिक संख्या में नदी द्वीप का निर्माण करती है क्योंकि नदी समकोण पर मुड़ती है. क्योंकि नदी समकोण, समझते हो ना?
नहीं समझ में आता तो 90 डिग्री लिख लो। अगर नहीं समझ में आ रहा समकोण तो क्या लिख दो 90 डिग्री। 90 डिग्री से कम को क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल, न्यून कोण। 90 डिग्री को क्या बोलते हैं समकोण, और 90 डिग्री के ऊपर वाले को क्या बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण, है ना। और 180 डिग्री को स्ट्रेट लाइन एंगल, नहीं 180 डिग्री से ऊपर वाले को कॉम्प्लेक्स एंगल, और 360 डिग्री को कंप्लीट एंगल किसको बोलते हैं, हाँ रिफ्लेक्स और कंप्लीट दोनों बोलते हैं। ठीक है, हो गया। थोड़ा गणित भी जानना चाहिए, भूगोल में सब आ जाता है, नहीं गणित साइंस सब। देखिए लिख लीजिए, ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया में सबसे अधिक नदी द्वीप का निर्माण करती है, क्योंकि वो जहां मूर्ति है 90 डिग्री पर मूर्ति है। क्लियर हो गया सब। अब आइए, अब बहुत लिख दिए, अब आते हैं थोड़ा सा फिर से नदी में। चलिए, यहां पर सिक्किम में एक ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर का नाम है जेमू ग्लेशियर। क्या नाम है, जेमू हिमनद। सिक्किम में ग्लेशियर है जेमू ग्लेशियर, जेमू JEMU। सिक्किम में एक हिमनद है जिसका नाम क्या बच्चों, जेमू ग्लेशियर। वहां से एक नदी निकलती है तीस्ता नदी। कौन सी नदी, तीस्ता। और ये मिलती है कहाँ, अगर ब्रह्मपुत्र में। तीस्ता नदी किसमें मिल रही है, ब्रह्मपुत्र में मिल रही है। तीस्ता किसमें मिल रही है, ब्रह्मपुत्र में। तीस्ता नदी निकलती है सिक्किम से और कहाँ आ जाती है, पश्चिम बंगाल में। निकलती है सिक्किम से और कहाँ आती है, और फिर कहाँ आके मिलती है, बांग्लादेश में। किसमें मिलती है, ब्रह्मपुत्र में। किसमें मिल जाती है, लेकिन एक जमाना था जब तीस्ता नदी मिलती थी कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। आज नदी रास्ता बदलते बदलते वहां पहुंच गई है। ये क्वेश्चन आया था अभी उत्तर प्रदेश पीसीएस में 2-3 संडे पहले, है ना। कोटेशन वाला था कौन सही है। पहला कोटेशन था कि तीस्ता नदी पहले बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में मिलती थी, पर आज ब्रह्मपुत्र में मिल रही है। और दूसरा ऑप्शन था कि नदियां, एक नदी दूसरी नदी का अपहरण कर लेती है। तो ये दोनों वाक्य सही था, ये दोनों वाक्य सही था। तो ये क्वेश्चन अभी 2-3 हफ्ते पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन इसको कहा जा सकता है। ये क्वेश्चन रटने वाला बच्चा कभी नहीं बना सकता। ये नदी रास्ता बदलते बदलते कहाँ पहुंच गई, आज ब्रह्मपुत्र में मिल रही है। एक समय था कि डायरेक्ट मिलती थी कहाँ, बंगाल की खाड़ी में, पर आज कहाँ मिल रही है, ब्रह्मपुत्र में। तो बांग्लादेश होकर के जाती है ब्रह्मपुत्र तीस्ता। बांग्लादेश होकर कहाँ जाती है, तीस्ता नदी कहाँ जाती है, बांग्लादेश। तो इसका मतलब पूछा जाए तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे का विवाद किस देश के बीच है, और इंडिया। तो ना तो हल्के से लिख लो, तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे का विवाद बांग्लादेश और भारत के बीच है। तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे का विवाद बांग्लादेश और भारत के बीच है। तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे का विवाद, तीस्ता वाटर डिस्प्यूट इज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तीस्ता वाटर डिस्प्यूट इज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तीस्ता वाटर डिस्प्यूट इज बिटवीन इंडिया एंड, तीस्ता नदी जल विवाद बांग्लादेश और भारत के बीच है। अब भारत में भी कौन सा राज्य, पश्चिम बंगाल। दीदी और किसके बीच फाइट है, हसीना के बीच। हसीना कौन है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, और दीदी है कौन, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। याद करने का तरीका है, हो गया, समझ गए आप लोग। शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम है। हालांकि उतना बड़ा विवाद हमारे बीच नहीं, बांग्लादेश हमारा मित्र है। चूंकि उनको आज़ादी दिलाने में क्या किए, मोदी जी भी भाग लिए थे उसमें, है ना। वो बोले वहां जाके कि बांग्लादेश के स्वतंत्रता संघर्ष में मैं छोटा बच्चा था तो छड़ी लेकर लड़ने आया था। मतलब फिर बाद में उनको इस स्टेटमेंट के लिए बड़ी झेलना पड़ा, है ना। भाई नहीं भाग लिए थे, बोल दिए वहां जाके कि मैं बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानी था। हाँ, तब वो सब बना देंगे उनको सुपरस्टार एक्टर होना चाहिए था। हो गया भाई। देखो इधर, जहां सुनो भाई, जहां से तीस्ता मिलती है बांग्लादेश में, तीस्ता ब्रह्मपुत्र से मिलती है। सुनो, ब्रह्मपुत्र का नाम असम में भी ब्रह्मपुत्र,
और बांग्लादेश में भी ब्रह्मपुत्र, लेकिन तिस्ता के मिलने के बाद इस नदी का नाम क्या पड़ जाता है? जमुना। याद है ना, कल बताया था ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? जमुना। लेकिन पूरे बांग्लादेश में नहीं, तिस्ता के मिलने के बाद, तिस्ता से पहले ब्रह्मपुत्र नाम है, तिस्ता मिली है उससे पहले बांग्लादेश में भी ब्रह्मपुत्र नाम है, तिस्ता के मिलने के बाद इसका नाम क्या पड़ जाता है? जमुना। तिस्ता के मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र का नाम क्या पड़ जाता है? यानी कि तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त पानी को क्या बोलते हैं? जमुना बोलते हैं। इधर से आ रही है कौन? गंगा। इधर से कौन आ रही है भैया? गंगा आ रही है। और गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? पद्मा बोलते हैं। कल याद है ना, जमुना मिलती थी आगे इसमें। कौन सी जगह पे मिल रही है? एक जगह है ग्वाल्डो, ग्वाल्डो नामक स्थान पर मिलती है। पद्मा नदी, पद्मा माने गंगा, गंगा नदी को ही बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? पद्मा बोलते हैं। तो तिस्ता के मिलने के बाद इसका नाम जमुना पड़ जाता है। और जमुना कहाँ मिलती है आकर? पद्मा में। किस जगह पे? ग्वाल्डो नामक स्थान पे। ये कंप्लीट हुआ। इसकी ट्रिब्यूटरी कल लिखवाएंगे, आज नहीं, ठीक। और कल सिंधु नदी तंत्र समाप्त हो जाएगा। छोटा है वो, ज़्यादा बड़ा नहीं है। यानी कल उत्तर भारत नदियाँ लगभग समाप्त कर देंगे। कैसा लगा क्लास आज का? समझ में आया? चलिए, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। आशीर्वाद भगवान करे आपके सब